छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025 कार्यरत शिक्षकों के लिए सीजी टेट 2026 और फ्रेशर टेट की तैयारी करने वालों के लिए भी एक क्लास दमदार है। जो भी साथी शिक्षक भर्ती की हो या सीजी टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे हमारे गुरुजन ही हो, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज की हमारी ये जो क्लास है, क्लास नंबर 7 है, जिसमें हम बाल विकास पर बात कर रहे हैं। और आज की इस टॉपिक में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 पर बात करेंगे। न्यू कैरिकुलम फ्रेमवर्क, देखिए यहाँ पर नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है। राष्ट्रीय पारिचर्या रूपरेखा 2005 पर बात होगी और एनईपी 2020 साथ साथ समावेशी शिक्षा पर बात होगी। महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर आज चर्चा करेंगे। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। एक एक करके इन 3-4 अधिनियम पर बात करें। सर्वप्रथम शुरू करते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। और आज जो स्कूल में एडमिशन होता है, प्राइवेट स्कूलों में हो या सरकारी स्कूलों में, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के आधार पर होता है। इसको राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि आरटीई के नाम से भी जाना जाता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीई 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या होता है। वर्ष 2009 में बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पास किया गया। यानी कि ये अधिनियम जो है 2009 में बना। और ये किसके लिए बना? तो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए। इसलिए इसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, तो उन गरीब बच्चों को जो शिक्षा के अभाव में नहीं पढ़ पाते उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। इसी के लिए जो आरटीई एक्ट 2009 बना और सरकार ने इसे 1 अप्रैल 2010 को इसे कानून के रूप में स्वीकार कर लिया था। यानी कि 1 अप्रैल 2010 को यह जो है पास हो गया, कानून बन गया। अब इसमें देखिए क्या क्या हुआ। जब वर्ष 2002 में संविधान का 86वां संशोधन हुआ था, तो उस संशोधन में अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। याद रखेंगे, यही पॉइंट आपके पूछे गए हैं। अर्थात 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21A के भाग 3 में 86वां संशोधन 2002 के तहत। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। हर एक पॉइंट जो मैं आरटीई एक्ट में आपको बताने वाला हूं, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 21A के भाग 3 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अधिकार दिया गया है। अब देखिए, ये जो शिक्षा का अधिकार कितने वर्ष की उम्र के लिए लागू होता है? अगर आया तो सामान्य बच्चों में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य। ठीक है, लेकिन जब ये बात आ जाती है दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर, तो दिव्यांग बच्चों की मुफ्त शिक्षा 6 से 18 वर्ष तक रखा गया है। याद रखना इस बात को, ये भी आरटीई एक्ट 2009 के तहत रखा गया है। आगे पॉइंट की बात करूं मैं, तो इसमें जो धारा 12 क्या कहता है जो आरटीई एक्ट 2009 है, उसमें 12 नंबर की धारा कहता है कि इस अधिनियम के अनुसार प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों के लिए 25% सीट जो है आरक्षित होती है। यानी जितने भी प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर 25% ऐसे बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा जो गरीब वर्ग के रहेंगे और उनको बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा। और ये हर प्राइवेट स्कूल में लागू होगा। लेकिन यहाँ हर प्राइवेट स्कूल में कौन सी कक्षा पर लागू होगा? तो उस स्कूल की शुरुआत की कक्षा, यानी मान लीजिए कोई प्राइवेट स्कूल जो कि 9वीं से लेकर 12वीं तक हो, तो सर क्या 9वीं से लेकर 12वीं तक में ये आरटीई एक्ट लागू नहीं होगा? 25% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा वाला लागू नहीं होगा? तो होगा। उस स्कूल की सबसे छोटी कक्षा, यहाँ पहली कक्षा नहीं होता, याद रखना, उस स्कूल की सबसे छोटी कक्षा, यदि वो केवल हाई स्कूल है, 9वीं से 12वीं तक है, तो जो आरटीई एक्ट में 25% जो गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होगा वो कक्षा 9वीं के लिए होगा, क्योंकि उस स्कूल में सबसे छोटी कक्षा 9वीं आता है। याद रखेंगे। अगर
केवल 6वीं से 8वीं तक रहता तो 6वीं कक्षा आता। अगर पहली से लेकर 12वीं तक किसी विद्यालय में कक्षा है, वहां पर कक्षा पहली आएगा, तो इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए धारा 13 क्या कहता है आरटीई एक्ट का कि प्रत्येक जो व्यक्ति है, प्रति व्यक्ति फीस लेने पर यदि 25% जो गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाना है प्राइवेट स्कूल में, अगर किसी कारण से उनसे फीस लिया जाता है तो फीस का 10 गुना जुर्माना भरना होगा उन प्राइवेट स्कूलों को जो अनावश्यक इन गरीब बच्चों से फीस लेता है। धारा 14 क्या कहता है, देखिए धारा 14 में किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में उसे प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। देखो, अगर चूंकि आजकल आप देखते हैं ना, हर बच्चों के पास जन्म प्रमाण पत्र रहता है, लेकिन किसी कारणवश यदि उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, नहीं बन पाया है, ऐसी स्थिति में आप उसको प्रवेश देने से नहीं रोक सकते, उनको प्रवेश किसी भी हालत में देना होगा। ठीक है, ये कहता है धारा 14। धारा 15 क्या कहता है, देखो शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में ही बच्चों को प्रवेश दिया जाना है, अर्थात जब शिक्षा सत्र शुरू होता है, स्कूल खुल जाता है, उसके बाद जो है बच्चों को प्रवेश देना है। धारा 16 कहता है किसी भी स्टूडेंट को फाइल नहीं किया जाएगा और ना ही अर्थात फाइन, अब किसी से फाइन वगैरह ले लिया जाता है ना, ऐसे स्कूलों में बच्चों से आरटीई एक्ट 2009 के तहत किसी भी बच्चों से आप कोई भी फाइन नहीं ले सकते और न ही आप उसको विद्यालय से, स्कूल से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है धारा 16 के तहत, और ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए आरटीई एक्ट चलता है। ठीक है, धारा 17 क्या कहता है, बच्चों को शारीरिक दंड देना या प्रताड़ित करना भी मना है। यानी आप एक शिक्षक हो और आप शिक्षक होने के नाते ना तो बच्चों को मार सकते हैं शारीरिक रूप से, चाहे वो डंडा से हो, हाथ से हो, किसी तरह से आप ना तो उसको मार सकते हैं और ना ही आप उसको किसी बात को लेकर प्रताड़ित भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो ऐसा रूल्स बन गया है कि आप उसको 5-10 सेकंड घूर के भी देख दोगे तो आपके ऊपर फिर कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, आरटीई एक्ट 2009 बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है बच्चों के लिए। ठीक है, ताकि जो है बच्चों की शिक्षा पर किसी भी प्रकार से आंच ना आए, इसके लिए ये एक्ट जो है तत्पर है, ये अधिनियम तत्पर है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे धारा नंबर 24। देखिए मैंने केवल उन्हीं धाराओं को लिया है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, धारा 24 क्या है, देखो इसमें शिक्षक के कर्तव्यों की बात कही गई है। अब देखिए शिक्षक को 3 ही जो है कार्य में ड्यूटी लगाया जा सकता है। ठीक है, चुनाव, देखिए यहाँ पर 3 कार्य, अब 3 कार्य में आप सभी जानते हैं किन किन कार्यों में ड्यूटी लगा सकते हैं, है ना, इस पर ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। चलिए धारा 27 देखिए, इसमें शिक्षण को गैर शैक्षणिक कार्यों में, अब देखो जो 3 चीज़ें हैं जिसमें ड्यूटी लगाएगी उसमें है जनगणना, चुनाव और प्राकृतिक आपदा। ठीक है, ये 3 कार्य में उनको ड्यूटी लगेगा। तो धारा 27 कहता है जनगणना, चुनाव और प्राकृतिक आपदा को छोड़ करके शिक्षकों को किसी भी अन्य कार्य में ड्यूटी नहीं लगाया जा सकता, याद रखना, ये कहता है। उसके बाद जो है छात्र शिक्षक अनुपात को लेकर भी कहा है। तो आरटीई एक्ट 2009 का कहना है कि प्राथमिक कक्षा में बच्चों यानी कि छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है 30:1 होना चाहिए। ठीक है, हर 30 बच्चों में 1 शिक्षक होनी चाहिए, प्राथमिक कक्षा का ये अनुपात है। अगर इसी अनुपात को हम मिडिल स्कूलों में देखें तो ये मिडिल स्कूलों में जो छात्र शिक्षक का अनुपात है वो 35:1 हो जाता है। याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक प्रवेश दिए गए बच्चों की संख्या, अगर देखिए कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक में यदि बच्चे 200 से भी अधिक हो गए हैं तब वहाँ छात्र और शिक्षक का अनुपात 40:1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे बढ़ गए हैं ऐसी स्थिति में। ठीक है, प्राथमिक स्तर में यदि 150 से अधिक बच्चे हैं
तो वहाँ पर एक हेडमास्टर होंगे और 5 शिक्षक होना चाहिए। ये भी आरटीई एक्ट 2009, यानी कि 150 यदि बच्चे हैं या 150 से यदि अधिक बच्चे हैं तब 5 शिक्षक तो होंगे ही, इसके अलावा एक हेडमास्टर अतिरिक्त रहेंगे। ठीक है, ये भी नियम है। इसके अलावा पढ़ाने के समय को लेकर भी बात कही गई है। शिक्षक के लिए एक सप्ताह में जो शिक्षक है 45 घंटे पढ़ाए। ठीक है, प्राथमिक शालाओं की बात करूं तो जो है यहाँ पर देखिए, एक शिक्षक प्राथमिक शाला में 800 घंटे यानी कि वो 200 दिन पढ़ाएं। एक शिक्षक प्राथमिक शाला का वो 800 घंटे साल में और 200 दिन पढ़ाएंगे, और मिडिल स्कूल का जो शिक्षक है वो 1000 घंटे पढ़ाएंगे और 200 दिन पढ़ाएंगे। यदि एक सप्ताह की बात करें, कुल 45 घंटे एक सप्ताह में क्लास लेना होगा। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट पर बात करूं, कक्षा 8 तक के किसी भी बच्चे को निष्कासित नहीं किया जा सकता। मैंने शुरू में कहा, यानी कि उसको स्कूल से नहीं निकाल सकते। जो बच्चे कक्षा 8वीं तक हैं, यानी 6 से 14 वर्ष आरटीई एक्ट लागू होता है, तो 14 वर्ष तक के बच्चों को कक्षा से बिल्कुल भी आप नहीं निकाल सकते। और जो बच्चे हैं उनके घर से प्राथमिक शाला की दूरी 1 किलोमीटर के अंदर में होनी चाहिए। 1 किलोमीटर से अधिक है तो भाई ये गलत है आरटीई एक्ट 2009 के तहत। ठीक है, इसके अलावा स्कूलों में शाला प्रबंधन समिति का भी गठन होना है, जिसे एसएमसी का नाम दिया जाता है। और जब एसएमसी का गठन होगा, शाला प्रबंधन समिति का गठन होगा, वहाँ पर जो है इसके अध्यक्ष पेरेंट्स होंगे, बच्चों के माता पिता को बनाया जाएगा उसके अध्यक्ष। इसके अलावा स्कूल विकास के अनुदान एवं खर्च भी एसएमसी का होगा, ये भी याद रखना। देखिए अगला है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। और समावेशी शिक्षा की टॉपिक को मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। जितने भी नियम है, अधिनियम है, उसके बाद मैं समावेशी शिक्षा पर भी बात करूँगा। तो स्कूलों में जो है समावेशी शिक्षा यानी कि दिव्यांग बच्चे, कम अल्प योग्यता वाले बच्चे, होशियार बच्चे, श्रेष्ठ बच्चे, प्रतिभाशाली सभी बच्चों को जब जो है अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे, सभी बच्चों को जब एक साथ एक ही कक्षा में एक ही छत के नीचे जब हम पढ़ाते हैं तो वो शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाता है। अर्थात सभी वर्ग के बच्चों को एक साथ मिल के पढ़ाना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा जो व्यवस्था है वो भी समावेशी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। ये भी आरटीई एक्ट 2009 में किया गया है जिक्र। ठीक है, तो ये तो रहा दोस्तों आरटीई एक्ट 2009, जो कि 2010 में कानून के रूप में पूरे देश में लागू हो गया था। ठीक है, चलिए अब हम अगला बात करेंगे, वो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, जिसको अंग्रेजी में NCF यानी कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ये क्या है? देखो भाई, भारत में जब शिक्षा व्यवस्था चल रहा था उस दौरान क्या हुआ कि क्या पढ़ाना है बच्चों को, कैसे पढ़ाना है, ताकि बच्चों में वो कौशल विकसित हो सके जिस कौशल की आवश्यकता है। यानी कि भारत में शिक्षा पाठ्यक्रम कैसा होगा और उसके निर्माण के लिए जो रूपरेखा तैयार की जाती है उसे ही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा कहा जाता है। मतलब एक बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए कि वह समाज के लायक एक अच्छा नागरिक बन सके, एक बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए कि वह देश के निर्माण में योग्य हो सके, तो वही सिलेबस, वही पाठ्यक्रम जब निर्धारित की जाती है उसे ही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा कहा जाता है। और ये जब 2005 में बना तो ये किसकी अनुशंसा पर बना था? तो ये जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय NCERT द्वारा इसको तैयार किया गया था, जो कि उस समय एक नवीन दस्तावेज था, एक नवीन डॉक्यूमेंट था, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल जी थे। याद रखना, NCF 2005 के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर यशपाल जी को NCF 2005 के अध्यक्ष बनाया गया था। और NCF 2005 का
प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो मातृभाषा में शिक्षा देना ही इस एनसीएफ 2005 का क्या था, उद्देश्य था। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 का उद्देश्य मातृभाषा में शिक्षा देना, और इसका जो निर्माण है भले ही अंग्रेजी भाषा में किया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए अनुवाद 8वीं अनुसूची के तहत सभी 22 भाषाओं में किया गया है। चूंकि सभी जो राज्य हैं अंग्रेजी भाषी राज्य तो नहीं है ना, इसलिए पूरे 22 भाषाओं में एनसीएफ को अनुवाद कर दिया गया है ताकि हर राज्य के दृष्टिकोण से ये समझ लायक बनी रहे। ठीक है, अब जब एनसीएफ 2005 बना था तो उस समय थीम क्या रखा गया था, तो शिक्षा बिना बोझ के, ये थीम रखा गया था, याद रखना। चलिए इसके अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर भी बात कर सकते हैं एनसीएफ 2005 की। देखो एनसीएफ 2005 शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से मोटिवेशन मिला होगा गवर्नमेंट को, तो एनसीएफ 2005 लाया। एनसीएफ 2005 का जो उद्भव है रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और संस्कृति नामक निबंध से हुई, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक निबंध लिखा था सभ्यता और संस्कृति, और उसी को ध्यान में रखते हुए एनसीएफ 2005 का निर्माण किया गया, जो कि हमारे संस्कृति को, हमारी भाषा को, हमारी कलाओं को सहेज कर रख सके। ठीक है, एनसीएफ 2005 जब बना था उस समय इनके अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो प्रोफेसर यशपाल जी इनके अध्यक्ष थे। और अब तक वर्तमान की अगर मैं बात करूं दोस्तों, अब तक जो है कई बार एनसीएफ बन चुका है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा बन चुका है। चूंकि मुझे कुल 5 ही अभी जानकारी में है इसलिए मैं 5 बता रहा हूं। पहली बार जब बना था 1975 में बना था, उसके बाद 1988 में, उसके बाद 2000, उसके बाद 2005, वर्तमान में 2020 में अब जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 बना है, जो कि आज कौशल आधारित शिक्षा की बात करता है। ठीक है, चलिए अब जो है अब तक का जो अंतिम एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है, लेकिन अभी शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एनईपी 2020 भी आ गया है। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इसमें कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्रों को कब पढ़ाना है, किसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। देखो 1 से लेकर पूरे 12वीं तक के बच्चों के लिए शिक्षा के इसमें आपका न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क काम करता है, और एनसीएफ 2005 ये कहता है कौन से उम्र के बच्चों को क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है। जब ये सवालों के जवाब जब बच्चों के लिए आता है तो वहाँ पर एनसीएफ 2005 चलता है, यानी कि बच्चों के पढ़ने के लिए क्या उद्देश्य रखना है उसी का ब्यौरा एनसीएफ 2005 देता है। ठीक है, अब देखो एनसीएफ 2005 के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत और डायरेक्ट थ्योरी ही यही सिद्धांत आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला आता है ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। अब ये ज्ञान को बाहरी जीवन से कैसे जोड़ेंगे, मान लीजिए आप जैसे बच्चों को ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं जिनके बारे में बच्चा नहीं जानता, आप एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल आप ऐसे चीजों से दें जो उनके परिवेश में मिलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई चीज आपको बताना है बच्चों को, और आप रोबोट के बारे में बता रहे हो, कंप्यूटर के बारे में बता रहे हो, ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हो जो एक गांव का बच्चा, एक ग्रामीण परिवेश का बच्चा उसको कभी देखा भी नहीं है, तो ऐसे एग्जाम्पल आप दोगे तो वो नहीं जानेगा। इसका मतलब ये है कि अगर बच्चा ग्रामीण परिवेश से है तो उनके गांव से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल लीजिए, उसके परिवेश में जो घटना घट रही है उसका एग्जाम्पल लीजिए, तो बच्चा क्या है सीखेगा। यही कहता है ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, को रिलेट करना उनके जीवन से, वो जो अपने परिवार में, अपने आसपास में जो चीजें अनुभव कर पाते हैं उनसे। ठीक है, दूसरी बिंदु कहता है रटंत प्रणाली से मुक्ति, यानी कि बच्चे जो है समझ पर जोर दे। जब उसको हम कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, कोई चीज समझा रहे हैं, कोई टॉपिक समझा रहे हैं, बच्चे उसको रटे नहीं बल्कि समझें। ठीक है, इसलिए एनसीएफ 2005 ने यही कहा कि इसमें रटन प्रणाली से मुक्त कर दी गई है, यानी कि बच्चे रटे नहीं बल्कि उसको समझें। ठीक है, इसके अलावा थर्ड बिंदु कहता है
बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि बच्चे को केंद्र बिंदु में रखकर, जैसे हम एक शिक्षक क्या करता है, जैसे मेरी मर्जी, मुझे मान लो 6 पाठ को पढ़ाना है, मैं स्कूल में था, मैं कक्षा में गया और वहाँ जाके पुस्तक निकालो बोला, कक्षा पाठ 6 को मैंने पढ़ा दिया। फिर अगले दिन गया, मैंने पाठ 7 को पढ़ा दिया। मैंने कभी ये नहीं पूछा कि वास्तव में आज बच्चे पढ़ना चाहते हैं या नहीं। क्या आज बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कौन सा विषय पढ़ना चाहते हैं, उनकी पढ़ने में क्या रुचि है। यानी जब बच्चे के दृष्टिकोण को, बच्चे की रुचि को, बच्चों के मनोभाव को जब हम ध्यान में रखकर पढ़ाते हैं तो वह है बाल केंद्रित शिक्षा। मतलब बालकों को जब मुख्य बिंदु मानकर पढ़ाते हैं, इसमें बालक की रुचि जरूरी होती है, न कि शिक्षक की रुचि। याद रखना, वही है बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, चौथा पॉइंट देखो, कक्षा कक्ष को गतिविधि से जोड़ना और लचीला बनाना। तो वही चीजें हैं, जैसे कक्षा कक्ष में मान लीजिए कोई पढ़ाई हो रहा है तो उसको एक गतिविधि बना देना, बच्चों को खेल खेल में सिखाने का प्रयास करना, ताकि जो ज्ञान है बच्चों के लिए सहज हो सके, बच्चा सहज तरीके से उसको क्या कर पाए, सीख पाए। ठीक है, पांचवा बिंदु कहता है राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल करना, अर्थात जो राष्ट्र स्तर के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसको भी शामिल किया जाना, ताकि बच्चे जो है राष्ट्र के बारे में जाने, देश के बारे में जाने। ठीक है, तो ये कहता है एनसीएफ 2005, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका आरटी एक्ट 2009 की तरह। ठीक है, अब देखो, मैंने एनसीएफ की बार बार बात की, उसमें एक शब्द आया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, यानी कि पाठ्यक्रम निर्माण की बात कही गई है। बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, तो ये पाठ्यक्रम ही तो बताता है ना हमको। तो अब देखो, ये जो पाठ्यक्रम होता क्या है, अंग्रेजी में जिसको कैरिकुलम बोला जाता है, हिंदी शब्द पाठ्यक्रम 2 शब्दों से मिलकर बना, यानी कि पाठ्यक्रम ये हिंदी भाषा का शब्द है और 2 शब्द से ये मिलकर बना है पाठ्यधन क्रम। अब पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य, अर्थात जिसे पढ़ा जा सके वो पाठ्य है, और क्रम का अर्थ है एक निश्चित व्यवस्था या एक निश्चित क्रम, यानी कि एक निश्चित क्रम में बच्चों को क्या पढ़ाया जाना है, यानी कि उसको जुलाई में क्या पढ़ाया जाना है, अगस्त में क्या पढ़ाया जाना है, सितंबर में क्या पढ़ाना जाना है, अक्टूबर में क्या पढ़ाया जाना है। तो यही तय करता है LOS, लर्निंग आउटकम। ठीक है, लर्निंग आउटकम यही तय करता है सीखने का प्रतिफल, ये तय करता है कि बच्चों को कौन से स्तर में क्या क्या पढ़ाया जाना है, यही पाठ्यक्रम निर्धारित करता है। ठीक है मेरे दोस्तों, फ्रॉबेल ने एक कथन कहा है पाठ्यक्रम को लेकर। फ्रॉबेल ने क्या कहा, पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है, यानी कि अगर किसी मानव में गुण विकसित करना है तो उसको पाठ्यक्रम के आधार पर जब आप ज्ञान देंगे, लर्न कराएंगे, तो बच्चे में वो गुण, व्यक्ति में वो गुण आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए एनसीएफ 2005 में शिक्षक के क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण। एक चीज याद रखना, शिक्षक ना पहले क्या हुआ करता था, ज्ञानदाता हुआ करता था, यानी कि वो ज्ञान के देने वाला हुआ करता था। ठीक है, लेकिन अब जो है, कभी भी याद रखना, शिक्षक ज्ञानदाता नहीं रहा। एनसीएफ 2005 में शिक्षक की परिभाषा पूरी तरीके से क्या हो गया है, बदल गया है। तो शिक्षक क्या है, शिक्षक कभी भी ज्ञानदाता नहीं है। ठीक है, याद रखना। तो शिक्षक क्या है, शिक्षक सुगमकर्ता कहलाएगा, सुविधादाता, केवल वो सुविधा प्रदान करता है, बच्चा स्वयं ज्ञान अर्जित करता है। एक शिक्षक सुविधा प्रदान करता है, इसलिए शिक्षक को सुविधादाता कहा जाएगा। एक शिक्षक सुगम करता है, सहज से उसको करवाता है, इसलिए शिक्षक को सुगम करता या सुविधादाता कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको फैसिलिटेटर भी कहा जाता है। ज्ञानदाता कतई नहीं है, याद रखना इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लगातार बार बार ये प्रश्न आए हुए हैं भाई। ठीक है, अब एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक के प्रति क्या दृष्टिकोण। तो प्रत्येक बच्चा, जो मैंने कल
व्यक्तिगत भिन्नता की बात कही। आई थिंक आपको पता होगा प्रत्येक बच्चा अपने आप में अलग होता है, भिन्न होता है, वही क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता है। तो अब भाई प्रत्येक बच्चा भिन्न है तो उसके पढ़ाने का स्तर भी अलग अलग होना चाहिए। अब जो बच्चा धीरे पढ़ रहा है, धीरे सीख रहा है, उसको दूसरे तरीके से सिखाना होगा। अब मान लो एक कक्षा में 10 बच्चे हैं, ठीक है, अब इसमें से 5 बच्चे ऐसे हैं जो एक ही बार में पकड़ लिए, तो 5 बच्चे तो होशियार हो गए ना, लेकिन बाकी जो 5 बच्चे हैं अगर उसको मैं सिखाता रहूंगा और जो अन्य बच्चे हैं वो बोर होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ में आ गया है उसको। तो ऐसे में क्या करना होगा, ऐसे बच्चों को अलग से वर्क देना होगा ताकि वो उनमें इन्वॉल्व रहे, है ना। तो इसके लिए पाठ्यक्रम भी, यानी कि मैंने अलग वर्क दिया तो वही चीजें हैं, पाठ्यक्रम भी उसको अलग दिया गया, ठीक है, पढ़ाया भी अलग तरीके से गया। तो शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को उसके हिसाब से सीखने का अवसर दिया है, जो बच्चे का जो जैसा स्तर है ना उसके हिसाब से सीखने का क्या देना चाहिए, अवसर देना चाहिए, ताकि हर बच्चा क्या कर सके साथियों, सीख सके। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करेंगे नया शिक्षा नीति की, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का नाम दिया जाता है। NEP 2020 आपने बहुत सुना होगा और इसी पर अब चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी और शॉर्ट नेम कहें तो NEP 2020 के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाने के लिए नई शिक्षा नीति 34 साल बाद लाया गया। जी हाँ, जो नई शिक्षा नीति है, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव 34 साल बाद हमारे देश में की गई है। और इस NEP के तहत जो है, नई शिक्षा नीति के तहत कौशल आधारित शिक्षा की बात कही गई है। नई शिक्षा नीति जब बना है तो इसके जो अध्यक्ष है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन को बनाया गया। याद रखेंगे, नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जी को बनाया गया है, ठीक है, अर्थात इसी की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 तैयार की गई है। अब जो है नई शिक्षा नीति में शिक्षा व्यवस्था कैसे होगा, तो देखिए नई शिक्षा नीति में जो शिक्षा व्यवस्था है 5+3+3+4 के ये से होगा, अनुपात से, ठीक है, यानी कि शुरुआत की कक्षा 5 तक रहेगी। 5 तक कैसे रहेगी, तो देखिए इसमें अलग अलग जो है बटा हुआ है ना, कक्षा 2 यानी कि यहाँ पर प्री प्राइमरी, मैं इसको डिटेल बताऊंगा, लेकिन ये चीज अभी ये याद रखना 5+3+3+4 ये चलेगा, ठीक है। अब नई शिक्षा नीति, अर्थात देखिए पुरानी शिक्षा नीति में क्या चलता था, 5+3+ क्या चलता था, उसके बाद 4, यानी कि कक्षा 5वीं, 5 3 8वीं और 2+2 भी कर सकते हैं, है ना, हायर सेकेंडरी है। तो 5+3+2+2 ये रेशियो चलता था, ठीक है। तो अब जो है ये बदलने वाला है। अब देखो वही चीज है, जो 5+3+3+4, तो अब ये कैसे होगा, तो जो शुरुआत के 5 कक्षा है उसमें एक कक्षा नर्सरी को डाला गया है, एक जूनियर KG को, एक सीनियर KG को, एक क्लास 1 और क्लास 2, यानी कि केवल कक्षा दूसरी तक ही इसमें क्या रहेगा, समावेश रहेगा, ठीक है। 5+3+3+4 में तो कक्षा देखिए शुरुआत के जो 5 है इसमें नर्सरी, आपका जूनियर KG, सीनियर KG, कक्षा 1 और कक्षा 2, ये 5 रहेगा। उसके बाद 5+3 जब 3 में आ जाते हैं तो कक्षा तीसरी, चौथी और 5वीं को इसमें क्या कर दिया जाएगा, सम्मिलित कर दिया जाएगा। उसके बाद में आता है फिर से 3, तो फिर वाला जो तीसरा है वो 6वीं, 7वीं, 8वीं, उसके बाद 4 वाला है 9, 10, 11, 12। तो इस तरह से 5+3+3+4 का जो अनुपात है वो अभी NEP 2020 में लागू किया गया है। अब जब NEP 2020 बना तो इसको कैबिनेट से मंजूरी कब दी गई थी, इसको भी याद रखना, 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति को कैबिनेट में मंजूरी मिली। और जैसे ही कैबिनेट में मंजूरी मिली तो नई शिक्षा नीति को उस कैबिनेट में जो है 20 मार्च 2022 को पास कर दिया। चूंकि इसकी शुरुआत 20 में हुई थी इसलिए NEP 2020 इसको कहा जाता है, और ये 20 मार्च 2022 को पास हुआ था। अब भारत में
ये जो नई शिक्षा नीति है कब लागू हुआ? तो भारत में जो नई शिक्षा नीति है पूरे देश में 1 अप्रैल 2022 को लागू हो गया। ठीक है, तो अगर प्रश्न आया कि एनईपी 2020 कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2022 को पूरे देश में नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हो गया। ठीक है, ये जो है स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, यानी कि हमारे देश के स्वतंत्र होने के बाद ये तीसरी शिक्षा नीति है जो लागू हुई है। पूरे 34 सालों के बाद में ये शिक्षा नीति लागू हुई है। स्वतंत्र भारत में शिक्षा नीति अभी तक कब कब लागू हुआ है? तो पहली बार 1968 में लागू हुआ, उसके बाद 1986 में लागू हुआ, उसके बाद यहाँ पर देखिए अलग अलग कुछ संशोधन भी किया गया था। ठीक है, तो संशोधन 1992, उसके बाद 2020 में। ठीक है, अब भारत में जो पहली शिक्षा नीति है इंदिरा गांधी के द्वारा लागू की गई थी, इसको भी याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा लागू की गई थी। और नई शिक्षा नीति 2020 जब लागू हुई, ठीक है, तो एनईपी 2020 क्या कहता है? तो इसमें 12वीं क्लास को ही बोर्ड कक्षा का दर्जा मिलेगा और बाकी कक्षा बोर्ड नहीं रहेगा। अब 10वीं को भी बोर्ड से समाप्त करना है, यही कहता है एनईपी 2020। ठीक है, केवल कक्षा 12वीं ही बोर्ड परीक्षा रहेगा। एनईपी 2020 इस नीति को एनएचईबी के बिल के तहत जारी किया गया है और ये कक्षा 5 तक की जो शिक्षा है, अर्थात प्राइमरी कक्षा तक की जो शिक्षा है, मातृभाषा में दिया जाना है। याद रखना, मातृभाषा यानी कि स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 5 तक की जो शिक्षा है बच्चों को प्रदान किया जाना है। और कितना पैसा शिक्षा में इन्वेस्ट किया जाएगा तो उसकी भी बात कही गई है। तो शिक्षा में जो निवेश है वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर करेंगे। और ये इसमें देखो जीपीडी यानी कि जीडीपी है, ठीक है, सॉरी, जीडीपी के 6% हिस्सा शिक्षा में निवेश किया जाएगा। जीडीपी का 6% जो हिस्सा है वह शिक्षा में निवेश, यानी शिक्षा में काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ताकि बच्चों में उसका रिजल्ट मिल सके। ठीक है, और इसी एनईपी 2020 के तहत जो एमएचआरडी का नाम बदलकर, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके क्या नाम रख दिया गया था? शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री रखा गया। शिक्षा मंत्रालय को भी इसी एनईपी 2020 के तहत क्या दे दी गई थी? मंजूरी दे दी गई। ठीक है, और यही एनईपी 2020 एमफिल को समाप्त कर दिया। अर्थात 2020 के पहले एमफिल हुआ करता था, मास्टर ऑफ फिलोसफी। यानी कि क्या होता है, अगर आपने किसी भी विषय में स्नातकोत्तर किया है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उसके लिए या तो नेट हो या सेट हो, लेकिन जिसके पास एमफिल की डिग्री होती थी उसको नेट और सेट पेपर देने की जरूरत नहीं थी, वो डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में बैठ सकते थे। अब इसी एमफिल कोर्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। ठीक है, 2000 यहाँ पर देखिए क्या क्या कोर्स चलेंगे, क्या क्या कोर्स बंद हो जाएंगे। तो 2030 तक बीएड डिग्री को भी जो है, जो 2 वर्षीय बीएड डिग्री है उसको भी समाप्त किया जाना है और केवल 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स चलेगा। ठीक है, यानी कि पीजी के बाद में बीएड कोर्स 1 साल का हो जाएगा। स्नातक स्तर पर है तो अभी 2 साल का चलेगा केवल 2030 तक। उसके बाद में 2030 के बाद में ये क्या हो जाएगा, स्नातक स्तर अब डायरेक्ट 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड आईटीईपी कोर्स करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये है यहाँ पर एनईपी 2020 के तहत स्पष्ट है। इसके अलावा बुनियादी स्तर पर एनईपी 2020 साक्षरता और अंक ज्ञान, यानी कि साक्षरता और अंक ज्ञान पर ज़्यादा केंद्रित किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, साक्षरता यानी कि बच्चों को पढ़ना आए, गणितीय कौशल आए, इस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है एनईपी 2020। और इसी एनईपी 2020 के तहत ये जो पॉइंट है, आज शिक्षकों को इतना प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसी पॉइंट का साक्षरता और अंक ज्ञान पर आधारित बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग, हर साल 2-3 ट्रेनिंग इसी पर मिल रहा है। जब से एनईपी लागू हुआ है शिक्षकों को सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग जो है इसी का ही एफएलएन पर आधारित जो ट्रेनिंग मिलता है, तो इसी की ट्रेनिंग जो है दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को हम यही समाप्त करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, वो है आपका
समावेशी शिक्षा, ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा बता दूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि मैंने आपके इस थंबनेल में लिखा हुआ है आज की क्लास में, तो हम इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा जिसको मैंने परिचय के रूप में बता दिया है, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं है। समावेशी शिक्षा यानी कि समावेश करना, नाम से स्पष्ट है। अब समावेश किसका करेंगे? तो ऐसी शिक्षा जिसमें सभी तरह के बच्चों का समावेश हो, यानी अगर वो बच्चे दिव्यांग है वो भी उसी कक्षा में बैठेंगे जिस कक्षा में सामान्य बच्चे बैठ रहे हैं, और जिस कक्षा में सामान्य बच्चे बैठेंगे, दिव्यांग बच्चे बैठेंगे, उसी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चे भी बैठेंगे। यानी कि जब दिव्यांग बच्चों, सामान्य बच्चों, प्रतिभाशाली बच्चों, सभी बच्चों को एक साथ नियमित कक्षा में जब शिक्षा दी जाती है तो वही क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। ठीक है। और एनसीईआरटी के बुक में क्या लिखा हुआ है कि जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में नियमित रूप से शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। यानी कि चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे वो कोई भी लिंग के हो, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, चाहे वो किसी भी समाज से आते हो, किसी भी परिवार, यानी कि चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी जाति वर्ग के हो, सबको जब एक साथ एक कक्षा में बैठाकर नियमित रूप से शिक्षा दी जाती है तो वही क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो ठीक है मेरे दोस्तों, ये यहीं तक रखेंगे ये क्लास को। नेक्स्ट हमारी जो क्लास आएगी जिसमें शिक्षा से संबंधित कई सारे आयोग बनाए गए हैं, है ना, मुजालियर आयोग हो गया, तो और बहुत सारे जो ऐसे आयोग बने हैं, कोठारी आयोग हो गया, तो उन तमाम आयोग पर भी बात करेंगे। इसके अलावा और महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आज के सेशन को यही रखते हैं। जितने भी गुरुजन सीजीटेट 2026 की तैयारी हमारे साथ जुड़ के कर रहे हैं वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अन्य शिक्षक साथी तक भी हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड हो रही है क्लासेस। तो सभी साथी जुड़ेंगे सीजीटेट 2026 की तैयारी करने, साथ ही साथ शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।